नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैलिफोर्निया के चीरो हिल्स में स्थित पेप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर, जो अमेरिका के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने रविवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों ने मंदिर की दीवारों पर हिंदू वापस जाओ और अन्य एंटी इंडिया संदेश लिखकर माहौल भड़काने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी और चिंता देखी जा रही है। आपको बता दें कि पेप्स के अमेरिकी विंग ने इस घटना की जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा है कि वे नफरत को पैर जमाने नहीं देंगे और शांति व करुणा हमेशा विजयी होगी। पोस्ट में लिखा गया है कि एक और मंदिर को अपवित्र किया गया, लेकिन हिंदू समुदाय घृणा के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। हम शांति और सौहार्द बनाए रखेंगे। साथ ही बता दें कि चीनो हिल्स पुलिस विभाग ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस बीच कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी इस मामले को उठाया और कहा कि ये घटना लॉस एंजल्स में प्रस्तावित खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले हुई है, जिससे इस हमले के संभावित उद्देश्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर पिछले कुछ सालों में हुए अन्य हमलों की लिस्ट भी शेयर की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की भारत ने निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि हमने कैलिफोर्निया के चीनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की रिपोर्ट्स देखी हैं। हम इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम स्थानीय लॉ अथॉरिटीज से अपील करते हैं कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद पर संपादकीय छपा है। इसमें राज्यसभा सांसद संजय राउत ने समाजवादी पार्टी नेता अबू आसमी पर हुई कार्रवाई को एक तरफा करार दिया है। साथ ही भैयाजी जोशी के खिलाफ कोई मामला दर्ज न करने पर महायुति सरकार को भी घेरा है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में ढोंग बढ़ता जा रहा है। संजय राउत ने लिखा कि आरएसएस संघ के नेता भैयाजी जोशी ने मुंबई आकर कहा था कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। इस पर राज्य सरकार गोलमोल जवाब देकर चुप्पी साध गई। मराठी का अपमान करने वाले और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अपने ही घर के हैं। अबू आसमी पर कार्रवाई हुई, उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, लेकिन बीजेपी परिवार के इन गुनहगारों को कौन बचा रहा है। राउत ने आगे लिखा कि भैयाजी जोशी ने घोषणा की है कि मुंबई के घाटकोपर जैसे इलाके की भाषा गुजराती ही है। मुंबई में दिए गए इस बयान ने महाराष्ट्र का दिल दुखाया है। अगर यही बयान लखनऊ से आए समाजवादी पार्टी के नेता या अबू आसमी ने दिया होता तो सदन में देवेंद्र फडणवीस और उनके विधायकों ने हंगामा कर दिया होता और उन सभी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया होता। लेकिन भैयाजी जोशी तो बीजेपी के नेता हैं, किसी ने उनका विरोध भी नहीं किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई पार्टियों में है। अगर राहुल गांधी ने इस बी टीम को हटाने के बारे में सोचा है तो यह उनकी पार्टी का मामला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ लोग अंदर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए लोग अंदर से काम कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं, बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी और वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मरलेना को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहते थे। आतिशी के बयान में उनकी हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। सचदेवा ने कहा कि किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, बजट पास करना पड़ता है, कैबिनेट की सहमति चाहिए। वो काम हमने कर दिया। 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं।
दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आतिशी ने एक्स पर महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपए पर सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली चुनाव में मोदी जी ने वादा किया था कि महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और आज 8 मार्च है, न खाते में पैसे आए न रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, सिर्फ 4 सदस्यीय कमेटी मिली, यानी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। क्या यही थी मोदी जी की गारंटी? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर महिला समृद्धि योजना को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन कल क्या हुआ? कल की कैबिनेट मीटिंग में पैसे देना तो दूर, यह भी तय नहीं किया गया कि कौन पात्र होगा और पंजीकरण कब से शुरू होगा। कल सिर्फ एक कमेटी बनाई गई। सबको पता है कि जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटी बना दी जाती है और यही भाजपा ने किया है। आतिशी के बयान पर भाजपा नेता RP सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे आज तक पूरा नहीं किया। हमने एक समिति बनाई है और इसे यानी महिला समृद्धि योजना कैसे लागू किया जाए इस पर काम करना शुरू कर दिया है और बजट भी आवंटित कर दिया गया है। आतिशी को पहले पंजाब से पूछना चाहिए कि वहां यह कब लागू होगा। दिल्ली में 1 से 1.5 महीने के भीतर लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन ने व्यक्ति के काम करने के घंटों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने शरीर की सुननी चाहिए और जब शरीर को आराम की जरूरत हो तो करना चाहिए। ऐसा ना करने की स्थिति में आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। स्वामीनाथन ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि छोटे अंतराल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, जैसा कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था, मगर लंबे समय के लिए ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रोडक्शन काम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि काम करने के लिए खर्च किए गए समय पर। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक व्यक्तिगत मामला है। जब आप थक जाते हैं तो आपका शरीर आपको बताता है, तब आपको अपने शरीर की बात सुननी चाहिए। आप कुछ महीनों के लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं, जैसा कोविड के दौरान हमने किया था, मगर क्या हम इसे कई सालों तक जारी रख सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। खामेनेई ने अमेरिकी ट्रंप सरकार को धमकाने वाली सरकार बताते हुए कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने का आग्रह किया है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब अमेरिका के इस रुख पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने शनिवार को कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें, मैं वास्तव में कुछ विदेशी हस्तियों और नेताओं के लिए धमकाने से अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं जानता, वार्ता पर जोर देती हैं। वे नई उम्मीदें स्थापित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ईरान निश्चित रूप से उन्हें पूरा नहीं करेगा। खामेनेई ने आगे कहा कि उनकी बातचीत का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य वर्चस्व स्थापित करना है। यूक्रेन के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रूस के ताज़ा हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दोनेत्स्क में हुए हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में खार्किव और ओडेसा सहित अन्य इलाकों के आवासीय परिसरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने और गोपनीय जानकारियां देने पर रोक लगा दी है और इसके बाद रूस ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने इससे पहले भी बताया था कि गुरुवार रात को रूस के हमले में 5 लोगों की जान गई थी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी मुशीर अल मसरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर गजा में बंधकों की रिहाई के मामले में दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हमास नेता की यह टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि के बाद आई है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल मसरी ने CNN को बताया
कि हमास और अमेरिका के बीच वार्ता का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता हासिल करना है। हालांकि गजा संघर्ष विराम अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि इसराइल ने हमास पर युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहायता को रोक दिया है। हमास नेता ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस्राएली कैदियों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि इस्राएली जेलों में बंद लगभग 10,000 फिलिस्तीनी बंदियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर इसराइल के प्रति पक्षपात करने का भी आरोप लगाया, जिसने खुद को मध्यस्थ के बजाय संघर्ष में एक पक्ष के रूप में पेश किया। दरअसल आपको बता दें कि बातचीत के बावजूद ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए या परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश में संभल सीओ अनुज चौधरी के जुम्मा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की, वहीं विपक्षी नेता लगातार इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल संभल सीओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मुरादाबाद डीआईजी को शिकायत भी दी। वहीं अब संजय सिंह ने कहा कि वह लफंडर टाइप का सीओ है। रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। यह सब लोग गुलाम हैं। कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन ये महाबली सीओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। यूरोपीय देशों ने अरब देशों की उस योजना को समर्थन देने की बात कही है जो गजा के पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि अरब देशों की योजना में गजा को दोबारा बसाने की लागत 53 अरब डॉलर आएगी और इसमें फिलिस्तीनियों को इलाका नहीं छोड़ना होगा। इस योजना को मिस्र ने बनाया है और अरब नेताओं ने इसका समर्थन किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने अरब देशों की इस योजना का स्वागत किया। उन्होंने 5 सालों में गजा के पुनर्निर्माण की इस योजना को वास्तविक बताया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में गजा के लोगों के लिए विनाशकारी रहन सहन के हालात में तेजी से और स्थायी सुधार का वादा किया गया है। लेकिन वहीं इसराइल के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अस्वीकार कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा पट्टी को लेकर अपनी योजना बताई थी। इसमें उन्होंने इस इलाके को मिडिल ईस्ट रिवेरा में बदलने का दृष्टिकोण साझा किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.